नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कंप्लीट कर लिया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी और उसके बाद उसने लगभग 314 वर्षों तक शासन किया था। तो इसके बाद ही 10 वर्ष बाद एक और साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण में, और जिसका नाम होता है बहमनी साम्राज्य। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जहां विजयनगर साम्राज्य जो था वो एक हिंदू साम्राज्य था, वहीं बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था, जो कि दिल्ली सल्तनत से अलग होने के बाद अपना स्वतंत्र राज्य इन्होंने बनाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य के उद्गम की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में अधिकार करने के लिए एक नई प्रशासन व्यवस्था बनाई, जिसके लिए उसने अमीर सदन यानी कि सादी नाम की एक प्रशासन की स्थापना की थी। और इसका कार्य था राजस्व कर वसूल करना, और यह दक्षिण में जो सेना होती थी उनके प्रमुख भी कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो बहमनी साम्राज्य का उदय कहां से होता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक होता है उस टाइम पे, तो वह दक्षिण में अधिकार करने के लिए, क्योंकि उत्तर में तो उसका अधिकार था और दक्षिण में भी अपने अधिकार जमाने के लिए वह एक और प्रशासन व्यवस्था बनाता है, जिसमें वह अमीर ए सदन यानी कि सादी नाम की एक प्रशासन की व्यवस्था करता है। और इनका कार्य होता था राजस्व कर वसूल करना, और वहीं यह सेना के प्रधान भी होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब यह प्रशासन व्यवस्था बनाता है तो उसके विद्रोह में जो दक्षिण के लोग थे वो आ जाते हैं, और विद्रोह बढ़ते हुए देखकर अमीर भी जो दक्षिण के लोग थे उनके साथ मिलकर मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह चालू कर देते हैं। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो काफी मूर्ख टाइप का शासक था, क्योंकि उसके फैसले कभी भी शासन के लिए अच्छे नहीं रहे, और इसी कारण उसने दक्षिण में भी अधिकार करने की सोची, और जहां उसकी दाल नहीं गली तो वहां के अमीर और दक्षिण के लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह चालू कर दिए, और इस विद्रोह का नेतृत्व इस्माइल शाह द्वारा किया गया। वहीं इस्माइल शाह द्वारा ही अमीरों के संघ का प्रमुख हसन गंगू को बनाया गया, और उसे अमीर उल उमरा और सेना नायक, जिसे सेना नायक कहा जाता था, और जफर खां की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, जो इस्माइल शाह था वो नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद उसने अमीरों के संघ का प्रमुख हसन गंगू को बनाया और उसे अमीर उल उमरा यानी कि सेना नायक और जफर खां की उपाधि भी प्रदान कराई। बाद जो हसन गंगू था, जो कि सेना नायक बन चुका था अमीरों का, तो उसने गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया, जो कि बाद में क्या होता है, तो यह बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनती है। और गुलबर्गा पर अधिकार करने के बाद 1347 ईस्वी में जफर खां हसन गंगू जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार बहमनी साम्राज्य आता है। तो आप जान लेते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1347 में यानी कि विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के 10 साल बाद होती है। वहीं यह किस नदी के किनारे होता है? तो कृष्णा नदी के किनारे होता है। वहीं विजयनगर किस नदी के किनारे होता है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा होता है। और जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना थी वो जफर खां, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा कहा जाता है, इसके द्वारा की गई थी। वहीं जो जफर खां था उसके द्वारा गुलबर्गा पर अपना अधिकार जमा लिया गया था, जहां उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी गुलबर्गा में बनाई थी। और जो बहमनी साम्राज्य होता है उसका शासनकाल 1347 से 1527 तक लगभग 150 वर्षों का रहता है। ठीक है दोस्तों, यह था बहमनी साम्राज्य का इंट्रोडक्शन। अब जान लेते हैं इनके शासकों के बारे में। अब बात कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य के शासकों की। तो इसके जो पहले शासक यानी कि संस्थापक थे वो थे अलाउद्दीन बहमन शाह। तो इसका शासनकाल 1347 से 1358 तक का रहता है। उसके बाद इसका पुत्र महमूद शाह आता है, जो कि 1358 से 1378 तक शासन करता है। और उसके बाद 1378 से 1378 से 1422 तक ताजुद्दीन फिरोज शासन करता है। और उसके बाद सियाबुद्दीन अहमद प्रथम शासन में आता है, जो कि 1422 से 1436 तक शासन करता है। और 1436 से 1458 तक अलाउद्दीन अहमद द्वितीय शासन करता है। आता है हुमायूं। तो यह वो हुमायूं नहीं था यानी कि मुगल वंश का हुमायूं नहीं, बल्कि बहमनी साम्राज्य का हुमायूं था, जिसका शासनकाल 1458 से 1461 तक का रहता है। फिर आता है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। तो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय जो होता है वो 1463 से 1482 तक शासन करता है। फिर आता है सियाबुद्दीन महमूद शाह। तो सियाबुद्दीन महमूद शाह 1482 से 1518 तक शासन करता है। और इसके बाद बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक होता है कलीमुल्ला। कलीमुल्ला का
शासनकाल 1518 से 1527 तक रहता है और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और फिर बहमनी साम्राज्य होता है वो मुगल वंश में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका शासन रहता है लगभग 150 वर्षों का। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में, जो कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक होता है और साथ में शासक भी होता है। तो इसका शासनकाल 1347 से 1358 तक का रहता है। वहीं इसका जो मूल नाम था वो था हसन गंगू और इसकी उपाधियों की बात करें तो इसे अमीर उल उमरा, जफर खां और अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि दी जाती है। तो यह दो उपाधियां कब दी जाती है? जब यह विद्रोह चालू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, तो तब वहां का एक इस्माइल शाह होता है जो कि नेतृत्व कर रहा था किसका, तो अमीरों का, तो वो इसको अमीर उल उमरा और जफर खां की उपाधि देता है और अलाउद्दीन बहमन शाह शासक बनने के बाद खुद धारण करता है। वहीं उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक होता है जिसके खिलाफ वे विद्रोह करते हैं और खुद एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा और राजभाषा मराठी थी। तो गुलबर्गा इसने जीता था अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसे इसने अपनी राजधानी बनाया और इनकी राजभाषा क्या थी, तो मराठी यह बोला करते थे। बात करते हैं बहमन शाह द्वारा गुलबर्गा को एहसानाबाद नाम दिया गया था। तो पहले इसकी राजधानी गुलबर्गा थी जिसे इसने एहसानाबाद नाम दिया। वहीं इसके द्वारा ही बहमनी साम्राज्य को 4 राज्यों में बांट दिया गया। तो इसके द्वारा 4 राज्य बनाए गए बहमनी साम्राज्य में। पहला था दौलताबाद, दूसरा था बरार, तीसरा था बीदर और चौथा था गुलबर्गा जिसे बीजापुर नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 1378 में और इस कारण इसका शासनकाल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में हमने जान लिया कि उसने स्थापना की थी किसकी, तो बहमनी साम्राज्य की, और पहला शासक भी बना था और इसकी मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 1378 में। ठीक है, इसके बाद आता है अलाउद्दीन बहमन शाह का पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल 1358 से 1378 तक का रहता है और यह बहमन शाह का पुत्र होता है। वहीं इसके द्वारा ही तेलंगाना का राज सिंहासन तख्ते फिरोज छीन लिया गया था। तो पेपरों में कभी कभी पूछा जाता है कि तेलंगाना का तख्ते फिरोज यानी कि राज सिंहासन किसने छीना था, तो मोहम्मद शाह प्रथम द्वारा छीना गया था। वहीं इसके द्वारा ही बारूद का उपयोग किया गया था बुक्का के विरुद्ध। तो बुक्का के विरुद्ध किया गया, बुक्का ने किया। तो अगर पेपरों में पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा सर्वप्रथम बारूद का उपयोग किया गया युद्ध में, तो अगर यहां पर मोहम्मद शाह प्रथम नहीं आता, बुक्का आता है, तो बुक्का पर टिक करना हुआ और मोहम्मद शाह प्रथम आता है तो मोहम्मद शाह के ऊपर टिक करना हुआ। ठीक है, और इसके कार्यकाल में इसके एक मंत्री थे सैफुद्दीन गौरी। तो उसके कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। सैफुद्दीन गौरी का मंत्रिमंडल था जिसके इसके द्वारा केंद्रीय शासन व्यवस्था को 8 भागों में बांटा गया। तो सैफुद्दीन मंत्री था किसका, तो मोहम्मद शाह का मंत्री था, जिस कारण इसे मंत्रिमंडल को 8 भागों में बांटा था। जहां इसके द्वारा वकील सल्तनत बनाया गया था जो कि दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। तो दिल्ली में एक मलिक नायब होता था जो कि वकील सल्तनत कहा जाता था, जिसे किसके कार्यकाल में, तो यह बहमनी साम्राज्य के कार्यकाल में। वहीं इसके अलावा वकील कुल था एक, जिसे मंत्रियों का कार्यकाल का निरीक्षक कहा जाता था। अमीर ए जुमला था एक विभाग, जिसे अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। वजीर असरफ होता था जो कि विदेश नीतियां व दरबार संबंधित कार्य को निष्पादन करता था, कार्यों का निष्पादन, यानी कि यह विदेश नीति को भी देखता था, वहीं गृह मंत्रालय को भी देखता था, जिसे वजीर असरफ कहा जाता था। इसके अलावा नाजिर होता था और यह भी अर्थशास्त्र विभाग से संबंधित कार्यकर्ता होता था। इसके बाद आता था पेशवा। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। तो हमने पढ़ा था कि वकील ए सल्तनत था, उसका सहायक होता था पेशवा। ठीक है, इसके अलावा तो होता था कोतवाल। तो कोतवाल क्या होता था, यह मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। इसके बाद आता था सदरे जहां। तो सदरे जहां न्याय विभाग, धर्म व दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। तो इस प्रकार इसने 8 विभागों को बनाया था अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल में। अलावा इसके कार्यकाल में एक और शाखा हुआ करती जिसे शाख ए खेल कहा जाता था। तो शासन में महल व दरबार की सुरक्षा के लिए इनकी एक अंगरक्षकों का दल हुआ करता था जिसे शाख ए खेल कहा जाता था। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का अगला शासक बनता है ताजुद्दीन फिरोज। तो इसका शासनकाल 1397 से 1422 तक का रहता है। वहीं यह बहमनी साम्राज्य का सबसे विद्वान शासक भी होता है। अगर पेपरों में पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य का सबसे विद्वान शासक कौन था, तो यह था ताजुद्दीन फिरोज। इसके द्वारा भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर के निर्माण भी किया गया, यानी कि स्थापना की गई, और दौलताबाद के समीप इसने वैधशाला भी बनाई थी। और इसके द्वारा ही अपने शासनकाल में बड़े
बड़े स्तर पर हिंदुओं को प्रोत्साहित और सम्मानित किया गया। और इसके द्वारा ही प्रमुख बंदरगाह चोल व दामोल नाम के बंदरगाह भी बनाए गए और इसके द्वारा ही विदेश विद्वानों को दक्षिण में आने की प्रेरणा भी दी गई। तो यह इसके मुख्य कार्य थे, जहां यह सबसे विद्वान शासक माना जाता है बहमनी साम्राज्य का, जिसके द्वारा भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर का निर्माण किया गया। वहीं दौलताबाद के समीप वेधशाला बनाई गई और हिंदुओं को इसने बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया। चोल व दामोदर नाम के बंदरगाह भी बनाए इसके द्वारा और विदेशी विद्वानों को दक्षिण आने के लिए प्रेरित भी इसके द्वारा किया गया था। तो यह था ताजुद्दीन फिरोज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा बहमनी साम्राज्य के बारे में और उसके मुख्य 3 शासकों के बारे में। तो अगली वीडियो में हमारे सारे के सारे शासक और उसके बाद शासन नीति के बारे में वीडियो आएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और यहां तक आ गए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।